दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ के हाई कोर्ट से। समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी अच्छी खबर है, अखिलेश यादव के लिए बड़ी अच्छी खबर है। दरअसल पूर्व मंत्री और पूर्वांचल में ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले स्वर्गीय हरशंकर तिवारी के दूसरे पुत्र विनय शंकर तिवारी, जो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, उनको आज लखनऊ हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। जी हाँ, बड़ी खबर। सपा के ब्राह्मण चेहरा, पूर्वांचल के सबसे बड़े ब्राह्मणों के नेता माने जाने वाले स्वर्गीय हरशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी को आज 45 दिन बाद ईडी के मामले में लखनऊ हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। ये एक बड़ी जीत है समाजवादी पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल आपको पता ही है कि लगातार खबरें आ रही हैं और कि ब्राह्मण अपने आप को योगी सरकार में असहज महसूस कर रहा है। ये लगातार कई ब्राह्मण नेता इस चीज को लेकर आरोप भी लगा रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि काफी संख्या में ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी की जगह सपा को वोट दिया। उसका नतीजा ये रहा कि दो ब्राह्मण बहुल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। एक तो प्रधानमंत्री मोदी के बगल का संसदीय क्षेत्र है चंदौली, जिसके अंदर वाराणसी जिले की 2 विधानसभा आती है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेता पंडित महेंद्र नाथ पांडे, जो 2 बार से लगातार सांसद थे, वो सपा के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह से लगभग 31,000 वोटों से हार गए। और बलिया में आश्चर्यजनक रूप से बलिया में समाजवादी पार्टी के नेता सनातन पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज सिंह को लगभग 60,000 वोटों से हरा दिया। पूर्वांचल में कई जगहों पे ब्राह्मण नाराज थे। नतीजा ये रहा कि सब भाजपा को कई सीटों से लंबा नुकसान हुआ एवं यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी की मार्जिन भी आधी से कम हो गई। यानी 2019 में जिस सीट पर उन्होंने लगभग 3 लाख वोटों से सीट जीती थी, वहां उनका मार्जिन घट के 1.5 लाख से नीचे आ गया। 5 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस और सपा के संयुक्त उम्मीदवार अजय राय से 5 घंटे तक मतगणना के दिन पीछे रहे। तो लगातार अखिलेश यादव की स्वीकार्यता ब्राह्मण समाज में बढ़ रही है और आपको पता है कि 2022 चुनाव के पहले जब पंडित हरशंकर तिवारी जी जिंदा थे तो उनके दोनों पुत्र यानी विनय शंकर तिवारी और भीष्म शंकर तिवारी सपा में शामिल हो गए थे बसपा छोड़ के। खैर 2022 के विधानसभा चुनाव में विनय शंकर तिवारी चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार वो सपा के साथ काम करते रहे और उसका असर दिखा। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई। तो ये एक बड़ी खबर है। और ये जो ईडी वाला मामला है, पंडित हरशंकर तिवारी के पुत्र स्वर्गीय पंडित हरशंकर तिवारी के पुत्र विनय तिवारी को जब जमानत मिली तो सपा के तेज तर्रार ट्विटर के प्रवक्ता, मैं उनको ट्विटर का प्रवक्ता कहता हूं, आईपी सिंह। और ये आईपी सिंह कौन है? ये आईपी वो है जो 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की आवाज हुआ करते थे। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो इनके मतभेद हो गए योगी आदित्यनाथ से और अमित शाह, और ये 2018 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और ये अखिलेश यादव को अपना नेता मानकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस वक्त भाजपा का सबसे करारा अटैक अगर कोई करता है ट्विटर पे और पॉलिटिकल डिबेट्स में तो वो आईपी सिंह करते हैं। वो आईपी सिंह ने जो लिखा है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। सत्यमेव जयते, सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक पंडित श्री विनय शंकर तिवारी को ईडी केस में जमानत मिल गई। अदालत में हुई बहस में ये बात सामने आई कि उन पर राजनीतिक कारणों से फर्जी केस बनाया गया था। ईडी के सूत्रों के अनुसार अफसर इस केस की जांच नहीं करना चाहते थे क्योंकि मामला एनसीएलटी में कोर्ट से पहले ही निपट चुका था। लेकिन एक बड़े भाजपा नेता के दबाव में ईडी को मुकदमा दर्ज करने को कहा गया और जब मामला सामने आया तो केस की कलई खुल गई।
कुल मिलाकर विपक्ष के नेताओं को फर्जी मामलों के आधार पर जेल भेजने की साजिश अभी भी जारी है। ये तो ट्वीट है आईपी सिंह का। मामला क्या था? दरअसल ये मामला लगाया गया था कि हरशंकर तिवारी के पुत्र विनय शंकर तिवारी ने बैंकों का 650 करोड़ का लोन नहीं लौटाया। ये उनका आरोप था। लेकिन हरशंकर तिवारी के पुत्र विनय शंकर तिवारी ने एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में तमाम कागज सबूत के तौर पर पेश किए। चूंकि हरशंकर तिवारी के जो पुत्र हैं विनय तिवारी और भीष्म शंकर तिवारी, कुशल तिवारी 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने तमाम कागज प्रस्तुत किए थे एनसीएलटी में मुकदमे के दौरान कि साहब ये कह रहे हैं कि 650 करोड़ मेरी बैंक की देनदारी है, लेकिन हम लोगों ने तमाम विभागों में काम करवाया, रेलवे समेत तमाम केंद्रीय सरकार के विभागों में उन्होंने काम कराया है और वहां बिल का हमारा 1450 करोड़ बाकी है। और उसका उन्होंने सबूत दिया कि ये 1450 करोड़ की पेमेंट हमको मिल गया, हम 650 करोड़ पे बैंकों को लौटा देंगे। उसी पे ये लोग वहां पे मुकदमा जीत गए। लेकिन उसके बाद भी ईडी ने इन पर मुकदमा दर्ज किया। अब उनका कहना है कि भाजपा के एक नेता का आरोप है। वैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बार बार ये ट्वीट करते हैं कि कुछ लोगों को हाथा नहीं है भाता। अब इसकी भी कहानी समझाता हूं मैं। हाथा मतलब बेनिया, वहां पे बेतिया हाथा है गोरखपुर में। गोरखपुर में दो, अगर गोरखपुर की राजनीति को देखें तो पिछले 40-45 साल से वहां पे 2 केंद्र हैं, पावर सेंटर है। एक है गोरखनाथ मंदिर मठ, जिसपे स्वामी योगी आदित्यनाथ जी हैं, और दूसरी तरफ था बेतिया हाथा, जहां पे पंडित हरशंकर तिवारी का आवास माना जाता था। तो 2 ये सत्ता के केंद्र थे। इन्हीं दोनों सत्ता के केंद्रों से गोरखपुर की राजनीति, गोरखपुर और पूर्वांचल की राजनीति, पूर्वांचल में कौन से जिले जो गोरखपुर के आसपास के जिले हुए, जैसे गोरखपुर हो गया, बस्ती हो गया, और जो बस्ती का पुराना जिला था खलीलाबाद वगैरह जो हिस्सा जो संत कबीर नगर वगैरह बन गया है, उसके अलावा आपका अयोध्या है, अंबेडकर नगर हो गया, फिर आजमगढ़ हो गया, देवरिया हो गया, पडरौना हो गया, और ये आसपास जितने भी जिले हैं 10-15 जिले, गाजीपुर, बनारस, बलिया, इन सब जगहों पर पंडित हरशंकर तिवारी का अच्छा खासा असर रहा है। तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ और हरशंकर तिवारी की अदावत की कहानी किससे हम लोग चूंकि पूर्वांचल के रहने वाले हैं वो पिछले कई सालों से सुनते चले। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, 18 या 19 मार्च 2017 को शपथ लेते हैं, और शपथ लेने के 1 हफ्ते के अंदर ही बेतिया मतलब उनके बेतिया हाथा उनके आवास पे, शंकर तिवारी के आवास पर पुलिस पहुंच जाती है। 1 घंटे तक बड़ा बवाल पहुंचता है, फिर दिल्ली तक फोन जाता है, और दिल्ली से फोन आने के बाद वहां से पुलिस वापस आती है। तो एक अदावत है योगी आदित्यनाथ और पंडित हरशंकर तिवारी और उनके बेटों के बीच में, एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू से रही है राजनीतिक रूप से। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ईडी के जो छापे हैं और जो केस है उसमें कुछ लोग योगी जी का नाम लेते हैं, लेकिन ईडी जो है मूलतः केंद्र सरकार की एजेंसी, उसका यूपी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता है कि इसमें आईपी सिंह किसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव बार बार इस चीज को ट्वीट कर रहे थे कि कुछ लोगों को हाथा नहीं है भाता। तो विनय तिवारी आज से 45 दिन पहले अरेस्ट किए गए थे और आज उनको जमानत मिल गई। हाई कोर्ट के जज ने जमानत देते हुए ईडी को अच्छी खासी फटकार भी लगाई है। वैसे एक और मामले में ईडी को आज केंद्र भारत सरकार के जो चीफ जस्टिस हैं एसआर गवई, उन्होंने भी बड़ी फटकार लगाई है ईडी को। वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, क्योंकि एक ही दिन ईडी को फटकार मिली है। ये मिली है एक तो इलाहाबाद लखनऊ हाई कोर्ट में मिली, प्लस सुप्रीम कोर्ट में। लिखा क्या है, ईडी अपनी हदें पार कर रही है, यह देश के संघीय ढांचे को पूरी तरह का उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी है, ईडी अपनी हदें पार कर रही है, यह देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ ईडी की जांच और छापेमारी पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसआर गवई की टिप्पणी है, और इस टिप्पणी की बड़ी चर्चा है आज। तो आज ईडी को 2 जगह फटकार मिली। एक तो वो एक मुकदमा उसने दर्ज किया था तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ,
उस मुकदमे पे जांच पे रोक और छापेमारी पर रोक लगाई है। और ये कहना कि यह देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह उल्लंघन कर रही है, बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा स्टेटमेंट है ये ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसआर गवई का। आपको याद करिए, ईडी ने एक मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया था चुनाव के दौरान। खैर वो बाद में जमानत पे बाहर आ गए थे। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था, वो भी बाद में जमानत पे बाहर आ गए। तो लगातार ईडी लोगों को गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन सबूत नहीं जुटा पाती, इसीलिए जमानत मिल जाती है। अब इसका पूर्वांचल की ब्राह्मण राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब अगर हाल फिलहाल देखें तो एक विनय तिवारी, और पूर्वांचल में ये माना जाता है अब मुश्किल से 19 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ब्राह्मणों में अच्छी खासी नाराजगी है। वो नाराजगी दिन पर दिन बढ़ती चली है। कैसे बढ़ रही है? एक तो जब विनय तिवारी को गिरफ्तार किया गया ईडी के द्वारा, तब भी कई लोगों ने इसकी चर्चा की, खुलकर विरोध किया कि भाई आप जिस मामले में विनय तिवारी को गिरफ्तार कर रहे हैं उस मामले में तो एनसीएलटी से केस जीत गए हैं। खैर 45 दिन तक वो जेल में रखने में कामयाब रहे और आज जमानत मिल गई है। दूसरी तरफ एक बनारस वाले मिश्रा जी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको तो तब गिरफ्तार किया गया था जिस आदमी के ऊपर खुद जानलेवा हमला हुआ, जिसने जानलेवा हमला किया उसको थाने से ही जमानत दे दी गई। उल्टे मिश्रा जी के ऊपर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज हुआ। खैर वो भी बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही उनको जमानत मिल गई और मिश्रा जी जब निकले तो उनको हीरो की तरह उनका स्वागत हुआ। तो लगातार एक अब जाने अनजाने में एक छवि बनती जा रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार की, और उसका फायदा उठा रही है समाजवादी पार्टी लगातार। अच्छा, अभी हाल ही में उन्होंने एक ब्राह्मण सम्मेलन भी किया था जिसमें माता प्रसाद पांडे जो विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता है विधायक दल के, और माता प्रसाद पांडे 2012 से लेकर 2017 तक विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। खैर उस मीटिंग में विनय तिवारी के जो बड़े भाई हैं पंडित कुशल तिवारी भी आए थे। तमाम बड़ी संख्या में ब्राह्मण नेता वहां एकत्र हुए थे और सबने कहा था कि हम समाजवाद ब्राह्मणों की अपील की थी कि ब्राह्मणों को अपील किया था कि आप लोग सपा की सरकार बनाइए 2027 में। और इस मामले में तो जैसे ही विनय शंकर तिवारी गिरफ्तारी हुई थी, लगातार अखिलेश यादव का ये ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ था। कुछ लोगों को हाथा नहीं है भाता, वो बार बार इनडायरेक्टली योगी आदित्यनाथ पर हमला कर रहे थे। तो ये एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को ये नुकसान लगातार पहुंच रहा है कि वो ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। और जब इस तरह से जब प्रमुख ब्राह्मण नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, खासकर बनारस वाले मिश्रा जी वाला मामला हो या विनय शंकर तिवारी का, अब इन लोगों को जमानत मिल गई है, तो ये एक अच्छी खबर है हरशंकर तिवारी के समर्थकों के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। और इसका कितना असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में तो देखने वाली बात है। फिलहाल अच्छी खबर है, हाई कोर्ट से विनय तिवारी को जमानत मिल गई और ईडी को स्पेशली आज ईडी के लिए अच्छा दिन नहीं रहा। लखनऊ में भी फटकार मिली और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा उनके द्वारा दर्ज किए मुकदमे और छापेमारी पर ईडी को रोक लगा दी और एक बड़ा कमेंट दिया कि ईडी संघीय ढांचे पर नुकसान पहुंचा रही है। तो ये बड़ा कमेंट है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसआर गवई का। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश का। मैं फिर कहूंगा कि सुप्रीम हाई कोर्ट से विनय तिवारी की जमानत समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। हाई कोर्ट से स्वर्गीय हरशंकर तिवारी के पुत्र विनय तिवारी की जमानत समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। ये अब आज की ब्रेकिंग न्यूज है। थोड़ी देर बाद मैं फिर उपस्थित होता हूं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।